the rainbow. The rainbow. इसमें लिखें the rainbow is an arc of 7 colors visible in the sky. The rainbow is an arc of 7 colors visible in the sky, which is produced by the dispersion of the dispersion of sun's light by raindrops in the atmosphere. Sun's light by raindrops in the atmosphere. Full stop. Next लिखें a rainbow is produced by the dispersion of white light by raindrops. Full stop. Each raindrop acts as a tiny. Next one begin. Acts as a tiny glass prism splitting the sunlight acts as a tiny glass prism splitting the sunlight into a spectrum. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे as shown in figure, a ray of white sunlight AB ray of white sunlight, as shown figure, a ray of white sunlight AB enters the raindrop at point B and undergoes refraction. At point B and undergoes refraction.
dispersion to form a spectrum. And dispersion to form a spectrum. To form a spectrum. Next again. Next point. This spectrum undergoes total internal reflection at point C. Undergoes total internal reflection. Reflection लिखना, refraction मत लिखना. Total internal reflection ब्रैकेट में लिखिएगा कैपिटल TIR. Total internal reflection at point C within the raindrop at point C within the raindrop and finally refracted out of the raindrop refracted out of refracted out of the raindrop at point B. At point D. ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाइएगा. सर्कल रेन ड्रॉप है. ये रेन ड्रॉप होते तो जरा सी है, लेकिन उसको मैग्नीफाई करके थोड़ा बड़ा दिखा है. तो यहाँ लिखेंगे वाइट लाइट ऑन द सन. वाइट लाइट फॉर द सन, ये वाला पॉइंट ए है, बी है, लिखिएगा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन,
इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में 7 बैंड्स होते हैं, फिर भी और वो बताइए। उसके बाद ये सीधी ना जाकर के रे भी थोड़ी सी ऐसे बैंड करेगी, ऐसी ए भी बैंड करेगी, ए भी मेंशन कीजिएगा ऑब्जर्वर्स आई। ऑब्जर्वर्स आई ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें डायग्राम बना लिया, चलो बना लिया। देखिए इसमें ना ऐसा होता है कि जब भी कभी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में तो ये होता है कि लाइट रे आई और लाइट रे आकर स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर आ जाती है, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे अगर एंटर कर रही है तो वो लाइट रे सीधी ना जाकर थोड़ी बहुत मुड़ जाती है, थोड़ी बहुत बेंडिंग हो जाती है उसमें। तो वो जो बेंडिंग है ना उसी को हम रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पर जो ये नई चीज़ हम देख रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है? ऐसा होता है कि जब भी कभी हमने एक फॉर्मूला देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसको बोल देते हैं 1θ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आर को इधर ले आओ, साइन आर इंटू 1θ2 इज इक्वल टू साइन आई। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है। अब सोचिएगा कि हमारे पास यहाँ पर एक सरफेस है और इस सरफेस से लाइट रे ऐसे आ रही है और ये जो है यहाँ पर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बनेगा? नॉर्मल के साथ। ये थोड़ा ऐसे बैंड कर दिया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। फिर हमने कहा कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो अब इतना बढ़ा दिया कि वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना बढ़ गया कि वो 90 डिग्री हो गई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, समझ गए। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन पर आऊँगा। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। अब अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, यहाँ पर I इज इक्वल टू आई सी मतलब क्रिटिकल एंगल, इसको मैंने थोड़ा और बड़ा कर दिया। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये जो I है इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब I जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी और बड़ा हो जाएगा। अब सोचिए अगर वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ा होने का मतलब क्या है? मान लीजिए 100 डिग्री भी हो गया तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इतना बढ़ गया कि लाइट रे वापस उसी मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम से वो चली थी, समझ गए। जिस मीडियम से लाइट रे चली थी वो रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, अब वो वापस आ रही है सेम मीडियम में। तो अगर सेम मीडियम में लाइट वापस आ रही है तो फिर ये रिफ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, ये रिफ्लेक्शन कहलाएगा, समझ गए।
तो धीरे धीरे जब भी कभी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप सिर्फ वहाँ तक क्रिटिकल एंगल तक बढ़ाइए, तभी रिफ्रैक्शन होगा। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर आपने बढ़ा दिया तो रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। वही काम रेनबो के केस में होता है नेचुरली एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जब रे ऑफ लाइट यहाँ से आती है, एटमॉस्फेयर से जब रे ऑफ लाइट आती है और इसमें एंटर करती है एक बहुत बारीक सी जो आपका रेन ड्रॉप है, उसके अंदर जब वो एंटर करती है तो एंटर करते टाइम जब उसका जो एंट्री होती है वो एंट्री यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो नॉर्मली एंट्री होगी, क्रिटिकल एंगल नहीं बना, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना स्फीयर की, तो स्फीयर के अंदर जो एंगल बनेगा वो एंगल क्रिटिकल एंगल बन जाता है। मतलब यहाँ से तो रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ भाई, ये लाइट रे, इस लाइट रे को यहाँ से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये मुड़ गई ना, थोड़ा सा मुड़ गई क्योंकि देर से टेंशन मीडियम में आ रही थी, मुड़ गई। अब जब ये मुड़ी तो मुड़ने के बाद में हमने कहा अच्छा मुड़ी है, बेंडिंग हुई है, अच्छा ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पर वाइट लाइट जो है, वाइट लाइट जो है वो 7 अलग अलग रंगों में डिस्पर्स हो जाती है जब भी रिफ्रैक्शन होता है। हमने ये चीज़ प्रिज्म के केस में देख ली, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि जो छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स हैं ये प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही हैं, तो हमने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, डिस्पर्शन हो गया। अब ये जो लाइट रे जा रही थी ये क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकराई अंदर, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसको प्लेन सरफेस नहीं मिल रही है टकराने के लिए। यहाँ हमने देखा ना, यहाँ तो बाउंड्री प्लेन थी, अब उसको कर्व सरफेस मिल रही है, कर्व सरफेस मिल रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑब्वियसली थोड़ा हायर नोट पर होगा, बढ़ा हुआ होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ज़्यादा होगा तो भाई वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, समझ गए? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर वो वापस इसी मीडियम में आएगी। अब जब वो वापस इसी मीडियम में आई और मीडियम में आने के बाद में फिर वो फैली। अब जब ये यहाँ से बाहर निकली तो अब वापस रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और जब बाहर निकली तो फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। तो ए बी सी और डी पर लिखिए रिफ्रैक्शन। और हम इन पर रेन ड्रॉप्स पर टकरा कर आने वाली जो लाइट रेज हैं हम उनको देखते हैं। तो पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है ना, पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में आप ऐसे समझिए जैसे बारीक 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 रेन ड्रॉप्स की एक लेयर डिपॉजिटेड हो, ठीक है। और ये कब होता है? जस्ट आफ्टर द रेन। जब बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नज़र आती है। ह्यूमिडिटी में ये होता है कि पसीना आ रहा है, यार पसीना इवेपोरेट ही नहीं हो रहा, परेशान हो गए, आजकल भी यही चल रहा है, पसीना आ रहा है इवेपोरेट ही नहीं हो रहा। इवेपोरेट होगा तभी तो हमको लेटेंट हीट हमारी बॉडी से निकलेगी, ठीक है। वही जो बाहर एटमॉस्फेयर में अगर ड्राइनेस है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में से वो क्या जो वाटर है जो सरफेस पर आ गया है जिसको हम स्वेट बोलते हैं, तो वो जो स्वेट है वो स्वेट इवेपोरेट होगा। तो जब स्वेट इवेपोरेट होगा तो स्वेट कहीं से हीट तो लेगा, वो हीट कहाँ से ले रहा है? हमारी बॉडी में से ले रहा है। हमारी बॉडी में से ले रहा है तो हम ना फिर भी गर्मी में फिर भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है। क्योंकि स्वेटिंग का जब इवेपोरेशन होता रहता है, जब स्वेट इवेपोरेट होता रहता है तो हमको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, बैलेंस हो रखा है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसे में हो जाती है ह्यूमिडिटी में। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि पूरे एटमॉस्फेयर में पानी की लेयर डिपॉजिटेड होती है, तो वो पानी की जो लेयर डिपॉजिटेड है वो किन से बनी है? वो छोटी छोटी ड्रॉप से मिलकर बनी है। तो हर ड्रॉप पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसकी पूरी एक लेयर डिपॉजिटेड है। जैसे आप टीवी देखते हैं तो टीवी पहले आया करते थे बहुत बड़े से, आगे एक स्क्रीन होती थी थोड़ी कर्व सी और पीछे इतने बड़े टीवी होते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि थोड़ा सा साइज़ उसका घट गया, उसको बोलते हैं कि LCD टीवी आने लगे। LCD में क्या होता था कि आगे एक स्क्रीन है, पीछे एक स्क्रीन है, उसके बीच में एक लिक्विड जो है वो भरा हुआ होता था। पिक्चर ट्यूब खत्म हो गई जो इतनी बड़ी होती थी, और अब आजकल आ रहे हैं LED। तो LED को बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड में क्या बहुत बारीक बारीक से ना बल्ब्स होते हैं, ठीक। तो बहुत बारीक बारीक से बल्ब से उनकी पूरी लेयर डिपॉजिटेड होती है और सारे सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। एक बल्ब भी ख़राब हुआ तो पूरी LED की स्क्रीन खराब, ठीक। और फिर वो पूरी स्क्रीन ही चेंज होती है, ये नहीं कि उसको निकाल कर एक बल्ब आप फिक्स कर दो वहाँ पर, नहीं, वो फैब्रिकेशन होता है, उसके बीच में एयर गैप भी बहुत कम होता है। तो इसी वजह से थोड़ा संभाल कर रखा जाता है इन टीवी को कि कहीं को हाथ वाथ ना मारते ख़राब हो जाएगा। तो यही काम एटमॉस्फेयर में होता है। जो रेन ड्रॉप्स हैं इसकी बहुत बारीक 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 लेयर एक पूरी डिपॉजिटेड होती है। हर ड्रॉप पर रिफ्लेक्शन होता है, हर ड्रॉप पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और फिर रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती है, तो हमको पूरे स्प्लिटेड कलर्स पूरे आसमान में नज़र आते हैं, ठीक है। आपको पूरा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है यहाँ पर रे
of white light AB enters the raindrop at point B and undergoes refraction and dispersion to form a spectrum, और उसके बाद ये total internal reflection होगा। तो ये एक और दो ऊपर के शुरुआत के अगर आप पॉइंट्स भूल भी जाएँ, उसमें हमने रेनबो बना कैसे वो एक्सप्लेन करा, रेनबो होता क्या है वो एक्सप्लेन करा पहले 2 पॉइंट्स में। फिर यहाँ पर ये मेंशन करा तीसरे पॉइंट में कि हर एक रेनड्रॉप एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही है, उसमें डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट हो रहा है जो कि स्पेक्ट्रम में डिस्पर्स हो रही है, डिस्पर्सन में फैल रही है। लेकिन ये लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, हाउ रेनबो इज फॉर्म, और साथ साथ ये डायग्राम। ठीक, ये डायग्राम सिर्फ आपको बताने के लिए बनाया गया था, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, TIR की कोई डेफिनेशन बताने की आपके काम की नहीं है। ठीक है, आपको लास्ट के 2 पॉइंट्स ये तो पक्का याद करना है और ये डायग्राम लिखना है। ठीक है जी, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है इतना? ठीक है, जी अगला टॉपिक करेंगे। हमारे 2 टॉपिक इसमें बचते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। ठीक है, हेडिंग डालिएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद